हम उस, मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिला के बोलूँगी, आज बहुत तैयारी से नहीं है और थोड़ी बहुत इंग्लिश आप लोग फॉलो कर लेंगे। हम सब उस सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी के उत्तराधिकारी हैं, हम उस सभ्यता के निरंतरता के उत्तराधिकारी हैं जिनके पूर्वजों ने जो पराक्रम किया। तो इन पुस्तकों में से भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। सन 1432-34 में यूरोप में एक नक्शा मिलता है जिस नक्शे में चीन को भारत कहा जाता है। भारत लिखा हुआ है उस नक्शे में। और उस पुस्तक का लेखक कहता है कि वस्तुतः संपूर्ण एशिया को 1432 का नक्शा है, कोलंबस और वास्को डिगामा के पहले का नक्शा है। ये कोलंबस वास्को डिगामा 1498 है कि ये सब भारत है। मैं टुकड़े टुकड़े में कुछ बात आपकी जानकारी में डाल रही हूँ। एक बात कही जाती है कि भारत की सेनाएं भारत की सीमाओं के बाहर नहीं गईं। आज से 60 साल पहले जर्मनी को हराने के लिए भारतीय सेनाएं भारतीय राजा महाराजाओं के नेतृत्व में यूरोप गईं और जर्मनी को हराया। तब इंग्लैंड और फ्रांस बचा। क्या हमको पता है कि अभी 60 साल पहले हमारे राजा महाराजाओं के नेतृत्व में जब भारतीय सेनाएं इंग्लैंड गई हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जब गई हैं, तब जर्मनी को थामा जा सका, जिसके बदले में ब्रिटेन को कहना पड़ा कि युद्ध समाप्त होते ही हम चले जाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन में सेना रखने का कोई रिवाज नहीं था। फ्रांस में, जर्मनी में कहीं भी सेना रखने का कोई रिवाज नहीं था। ये मैं इस पुस्तक से बोल रही हूँ। इस पुस्तक का नाम है इम्पार्शियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक निरपेक्ष इतिहास। इंग्लैंड में उसके साम्राज्य का कोई नक्शा ही नहीं था। इंग्लैंड के स्कूलों में 19वीं शताब्दी के समाप्ति में और 20वीं शताब्दी 1910, 1920, 1930 तक केवल 2 साम्राज्य के बारे में बताते थे, और वो 2 साम्राज्य थे कैसर का और कॉन्स्टेंटाइन का। ब्रिटेन के साम्राज्य के बारे में 1910, 1920 के इंग्लैंड के स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। लोग कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अरे मूर्खों, एक किताब पढ़ लेते अंग्रेजी में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी, अफ्रीका कंपनी, दुनिया भर की कंपनी बन रही है। उन कंपनी का कंडीशन है कि उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या जो लोग हैं जो कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें एक भला आदमी नहीं हो सकता है। ये कंडीशन है, तब चार्टर पास होता है। ये डकैत हैं, किस ग्रेड के डकैत? गिरहकट ग्रेड के, क्योंकि डाका डालने के लिए उतना धन भी तो चाहिए। उतना धन ही नहीं है। 20वीं शताब्दी में वहाँ की रानी का कहानी जो फिल्म में, ब्रिटेन की बनाई हुई फिल्म में उपलब्ध है टीवी पर, उसके बारे में भी बताएंगे। तो इस इंग्लैंड पर जब जर्मनी ने हमला किया तो वहाँ स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। 40 लाख ब्रिटिश फौज जब इंग्लैंड पर हमला कर रही है, 40 लाख जर्मन की सेना 1914 में जब यूरोप पर कब्जा करने के बारे में सोच रही है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के पास इंटेलिजेंस, गुप्तचर सेवा ये है कि वो अपनी फौज की तैयारी तक नहीं किए। कौन सा सन? 1914। 1916 में पहली बार कहा गया कि कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होगा। 1914 तक कोई जनरल स्टाफ नहीं है।
1860 तक इंग्लैंड के लंदन में, राजधानी में, कोई पुलिस नहीं है। और भारत में पुलिस का वर्णन और इंटेलिजेंस, गुप्तचर सेवा का वर्णन हर भारतीय जानता है। रामायण काल 23 लाख साल, और ये 23 लाख साल, 17 लाख साल, 16 लाख साल सत्य माना गया है। सब किताब का खोल के नहीं बता सकती हूँ। ये किताब वैज्ञानिकों के द्वारा लिखी हुई किताब है, वैज्ञानिकों के फाइंडिंग्स पर। इस किताब का नाम है मिस्ट्रीज फ्रॉम फॉरगॉटन वर्ल्ड्स। ये जो राम सेतु है, और भारत की सरकार इसको तोड़ना चाहती है, तोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि 1992 के बहुत पहले, 1960 के आसपास नासा ने सैटेलाइट से जो फोटो लिया उसमें ये उपलब्ध था। और इसको एडम ब्रिज कहते हैं। केवल नासा वाले नहीं, अभी 1860, 70, 80 तक जो ब्रिटिश गजट है उसमें इस पुल पर से श्रीलंका आने जाने के लिए टैक्स लगता है, टोल टैक्स है। और ये पुस्तक बता रही है कि ये मैन मेड पुल है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ पुल है। इसका विस्तार से वर्णन, इस पर थोड़ा बाद में हम चर्चा करेंगे। तो राजा रामचंद्र जी के समय इंटेलिजेंस, गुप्तचर राजधानी में घूम रहे हैं। एक धोबी अपने घर में राजमहल रानी के बारे में जो चर्चा कर रहा है, वो उसी रात को राजा तक पहुंच जा रहा है। ठीक। और यहाँ 1860 तक ब्रिटेन में पुलिस सिस्टम नहीं है। 1914, 20वीं शताब्दी तक, और ये सब मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, केवल उन पुस्तकों के, उन विद्वानों के आधार पर कह रही हूँ जो यूरोप और अमेरिका में मान्य बेस्ट सेलर, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के किसी बड़ी चेयर पर बैठे हुए प्रोफेसर हैं, जिनमें किताबों के पीछे एक बिब्लियोग्राफी दी हुई है कि जो तथ्य वो दे रहे हैं वो तथ्य कहाँ से लेते हैं। करीब 1/4 जो पुस्तक का हिस्सा है वो इसी बात के लिए है कि इसका प्रूफ क्या है, कहाँ से लिया गया, दिखा दूंगी बाद में। मैं मान लेती हूँ कि आप लोग मेरे पर भरोसा कर रहे हैं, अन्यथा पुस्तकें देखी जा सकती हैं। 8-10 पुस्तकें लेके बैठी हैं अभी बहन। और ऐसी हजारों पुस्तकें पिछले 20 साल में छपी हैं। मैं अगर पढ़ सकती हूँ तो मैं देहात की हूँ, एक कस्बे की हूँ। BA तक हिंदी में पढ़ा था, फिर शादी वादी हो गया, डिस्टर्ब हो गया, MA प्राइवेट पढ़ा, और एक पुस्तक पढ़ी थी नेपोलियन की, एमिल लुडविग की लिखी हुई जीवनी। और तब मैंने तय किया था कि यूरोप को और दुनिया को जानना पड़ेगा अगर भारत को सिंहनाद करना है। राजसूई की शुरुआत हो चुकी है। किसी और दिन महाराज जी का आदेश होगा तो बोलूंगी। एक राजसूई के बारे में आपने भी सुना होगा। महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर का राजसूई हो रहा है, जिसमें सुदर्शन चक्र से भगवान शिशुपाल का शीश हरण करते हैं। अब इस कालखंड में वो स्वयं उपस्थित हैं, और उस बौद्धिक राजसूई तब होता है जब सब किसी की सर्वोच्चता मान लेते हैं तो उसके अभिषेक के लिए आते हैं। ये जो पुस्तकें हैं, दुनिया में जो लगातार पुस्तकें छप रही हैं, लगातार दुनिया भर से लोग भारत आ रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवित रहने के लिए। 4 मुख्य आंदोलन खड़े हुए हैं पिछले 100 साल में, जिन्होंने मान्यता प्राप्त की है। एक आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा, आपने एटम बम का नाम सुना होगा, जो जापान के हिरोशिमा पे डाला गया। इसको क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी थ्योरी, कई नाम से जानते हैं। एक मोटा नाम है न्यू साइंस के नाम से। ये 100 साल से भारत को इसके वैज्ञानिक अपना गुरु मान चुके हैं। अभी आप लोगों ने पिछले महीने जुलाई में अखबारों में पढ़ा होगा, गॉड पार्टिकल खोजा गया है दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी में। उसके सामने जो विराट मूर्ति है वो नटराज शिव की है। लंपट माने जिसकी कहीं थ्योरेटिकल एकेडमिक ग्राउंडिंग नहीं है,
उनको अनपढ़ कह लो, गंवार कहना मैं नहीं पसंद करती हूँ, अनपढ़ है। और एक शब्द अंग्रेजी में है 7 इडियट्स। अब ये कुछ शब्दों का अनुवाद करने का मुझे अभ्यास है, वो 7 इडियट माने पढ़े लिखे अहमक, या पढ़े लिखे मूर्ख, या मैं सीधे सीधे पढ़े लिखे इडियट्स। ये कहते हैं कि भारतीय सेनाएं भारत की सीमा के बाहर नहीं गईं। अरे अभी 18वीं शताब्दी में अटक तक भारतीय सेनाएं गई हैं। अफगानिस्तान अंग्रेजों के समय तक भारत का अंग है। 7वीं से 14वीं शताब्दी को, 7वीं से 17वीं शताब्दी को मुस्लिम काल कहते हैं, भारत के संकुचन का काल कहते हैं। अरे 10वीं 11वीं शताब्दी में खजुराहो में ये टेम्पल्स बन रहे हैं, कोणार्क में टेम्पल्स बन रहे हैं, अंगकोर वाट बन रहा है, बोरो बुदूर बन रहा है। ये बड़े टेम्पल कब बनते हैं? ये एक दिन में नहीं बनते हैं, 100-200 साल में बनते हैं। इनका बड़ा भारी इकोनॉमिक्स है, इसके लिए बड़ा भारी शिल्प वालों का, शिल्पकारों का, जो मूर्ति गढ़ते हैं, मूर्ति बनाते हैं, इनके हजारों लोग चाहिए। इसके लिए बड़ी मात्रा में धनराशि चाहिए। ये हिंदू एक्सपेंशन का काल है, हिंदू विस्तार का काल है, हिंदू राजनैतिक शक्ति के विस्तार का काल है। 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी। अकबर हर बात में महाराणा प्रताप का नकल कर रहा है। ये मुझे कहां से पता चला? इन किताबों से। हर बात में महाराणा प्रताप की नकल कर रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप 16वीं शताब्दी में भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं। केवल बांग्ला भाषा में महाराणा प्रताप पर जितना लिखा गया है, अन्य महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी पर जितना लिखा गया, वो किसी पर नहीं लिखा गया। वीर शिवाजी के लिए कहा जाता है कि उनके पिताजी कहीं नौकरी करते थे, ये ट्रेडिशन से अलग कोई अकेले थे। विजयनगर एम्पायर 16वीं शताब्दी, विजयनगर एम्पायर, जिसके बारे में यूरोप में विस्तार से लिखा गया है कि ऐसा कोई भी राजधानी दुनिया में अकल्पनीय है। और इसके श्रद्धा पुरुष कौन है, मतलब कुल देवता कौन है? भगवान नरसिंह। हमारा एक भी देवी देवता भारत का बिना अस्त्र के नहीं है, बाल गणेश भी। हमारी एक भी देवी जननी नहीं है, भगवती पार्वती भी जननी नहीं है, माता हैं, पोषक हैं और शासक हैं। दुराचारी का वध भारत का नियम है। रामचंद्र जी रावण का हृदय परिवर्तन नहीं करने गए थे। दुष्ट का दमन ये भारत का स्वभाव रहा है। भारत के दोनों महाकाव्य जिस पर लगातार रिसर्च हो रहा है, महाभारत और रामायण युद्ध काव्य हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण दोनों में जो प्रचंड युद्ध का, विभत्सता का जो, और शस्त्र अस्त्रों युद्ध विद्या का जो कांड है, उसका नाम क्या है? सुंदरकांड। ये भारत की मेधा है। महारानी कैकेयी से लेके महारानी लक्ष्मीबाई तक भारत की स्त्रियां लगातार युद्ध कर रही हैं। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी जो नाम बाद में रखा गया, इसलिए कि लगातार राजपूतिनियां पीला वस्त्र पहन के युद्ध की थी। पहले उसका रणथंभौर का युद्ध ये नाम था। अब एक मैं आपको बताने जा रही हूं, जिनका महाराज जी ने कहा, ये इनका टाइटल है, इसका उच्चारण क्या है नहीं पता, चंगेज खान। ये सनातनी हिंदू सम्राट हैं, इंद्र इनके पूज्य देवता हैं। वो किताब मैं नहीं ला पाई, थोड़ी सी किताबें लाई थी। इनके जो कुल देवता हैं, ये तो इनके मुख्य देवता हैं, और जो कुल देवता हैं वो हैं महाकाल। और महाकाल वही वाले हैं, नेपाल में महाराज जी जाएं तो हनुमान ढोका के बाहर जो महाकाल है वही की वही मूर्ति है। और आज भी भारत के हरिद्वार से, उत्तरकाशी से और गंगोत्री से गंगा जल चीन और मंगोलिया और रूस जाता है। कोई भी पूजा 2012 में भी बिना गंगा जल के आवाहन के मंगोलों में संभव नहीं है।
all your doubts. ये मंगोल जो अविजित सम्राट हैं, इनके सबसे बड़े सलाहकार कश्मीर के पंडित हैं। एक कहानी है, एक लाइन की बता दूं। मार्को पोलो कहता है अपने मेमोयर्स में कि मैंने कहा कुबलाई खान से, इनके पोते से, जो चीन का शासक है, कि तुम ईसाई बन जाओ। छोटा सा लड़का है उनका, बड़ा प्रिय है, घर में आता जाता है। तो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ी बड़ी धर्म संसद करते हैं, लेकिन क्या करूं, तुमको तो पता है हमारे जो मुख्य राजपुरोहित भी नहीं, एक तरह के प्रधानमंत्री हैं, वो हैं कश्मीर के पंडित, और वो नाराज हो जाएंगे यदि मैं अपना सनातन धर्म छोड़ देता हूँ। और उनके नाराज होने का मतलब तुम समझते हो? आपने सुना होगा कि ओलंपिक के समय चीन ने बरसात रोक दिया था। ये कश्मीरियों का बताया हुआ है। भारत में कहते हैं कि चीन एक्सपेंशनिस्ट है, चीन विस्तारवादी है। अरे चीन तो 2000 साल तक लगातार गुलाम है मंगोलों का, हूणों का। ये चीन के इतिहास की बात बता रही हूं। 1948 में माओ ने मांचू राजा से शासन छीना। छोड़ो भाई पुराना बात। 1962 में माओ ने इनके 800वीं साल की पूरे राष्ट्र में जयंती उसी प्रकार से मनाई जैसे हम रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या भारत अपने किसी आक्रांता की जन्माष्टमी मनाता है? चीन में गुलामी के संस्कार इतने गहन हैं कि स्वयं माओ 1962 में इनको अपना पूर्वज मानते हैं। रूस वाले कहते हैं नहीं, तुम्हारे पूर्वज नहीं है, ये हमारे पूर्वज हैं। इनकी आज बात करने से क्या फायदा? आज बात करने से ये फायदा जापान, रूस और चीन, फ्रांस और जर्मनी थर्रा रहे हैं। पढ़ के सुनाऊंगी 2-4 लाइन। थर्रा रहे हैं। अगर ये आ गया दोबारा तो ये पुनः दुनिया पर शासन करेगा। अभी 700 साल पहले ये प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन महासागर तक एक छत्र राज्य है, और इस एक छत्र राज्य में इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इनके जब जहाज चलते हैं तो उसमें 50-50 भाषाओं के दुभाषीय चलते हैं। इनको जब कहीं युद्ध करना होता है, नदियों पर रातों रात, ज़्यादा तो नहीं, मुझे कई विषय लेने हैं, रातों रात ये नदी का मुख समुद्र की तरफ मोड़ देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चंगेज खान के मिलिट्री टैक्टिक्स पर रिसर्च कर रहा है सोवियत रूस, जापान, जर्मनी। और जर्मनी का हिटलर और रूस का स्टालिन खोज रहे हैं उनके सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल के, उनकी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन के लिए। जो ट्रांसलेशन कर लेगा वो द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हो जाएगा। आज भी दुनिया के हर सेना में चंगेज खान की मिलिट्री टैक्टिक्स पढ़ाई जाती है, भारतीय सेना में भी, आज के दिन भी। ये चंगेज खान, जैसे अपने यहाँ चंवर होता है गैया का, राजा के लिए झुलाते हैं, इनके पास 2 चंवर थे, घोड़े के पूंछ के, एक काला एक सफ़ेद। एक चंवर करीब 100 साल पहले ख़त्म हो गया और दूसरा चंवर 1960 में रूस ने गायब कर दिया। तो 1972 या कब एक स्टैम्प पेपर मंगोलिया वालों ने जारी किया जिसमें चंवर की फोटो थी। वो मंगोलियन कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण आदमी था, लेकिन था मंगोलियन। उसकी हत्या की गई और मंगोलियन जितने इतिहासकार 1964 में, और अ होल जनरेशन ऑफ लिंग्विस्ट, भाषाविद, हिस्टोरियन, इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट जो नीचे से खुदाई करते हैं, एंड अदर स्कॉलर्स जो अलग अलग क्षेत्र में चंगेज़ खान के विधा, अलग अलग विधा से चंगेज़ खान का स्टडी करते हैं, इन सबको मार दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया या जेल में बंद करके खानदान को साफ कर दिया गया। चंगेज़ खान से पूरा यूरोप थर्राता है। ये सनातन धर्मी हिंदू सम्राट है। ये भारत में किसी को पता है क्या?
और ये रिसर्च कौन कर रहा है? अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एक विद्वान, और इन पर 150 से 250 पुस्तकें छप गई हैं। अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी में 50-50 विद्वान इन पर रिसर्च कर रहे हैं। ये मंगोलिया उभरता हुआ विश्व का महाशक्ति है, जो भारत का स्वाभाविक मित्र है। भारत के शासककर्ता नहीं चाहते हैं कि भारत अपने स्वाभाविक मित्रों को जाने। हम लोगों को बताया जाता है कि भारत को वास्को डी गामा ने खोजा। भारत सी फेरी नहीं था, यानी समुद्र में नहीं जाता है। ये किताब है मैप्स के बारे में, दुनिया के नक्शों के बारे में एक, और दुनिया के खोजों के बारे में। इस पुस्तक का नाम है पाथफाइंडर्स, अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लोरेशन। मैंने 1987 में अपने पुस्तक में ये तथ्य दे दिया। अभी ये पुस्तक है हिंद महासागर। ये तो सुना है आपने? दुनिया का कोई और महासागर या सागर किसी देश के नाम पर है? पैसिफिक, अटलांटिक, दुनिया भर के जो महासागर, सागर, कैस्पियन एटसेट्रा। हिंद महासागर अकेला महासागर है, क्योंकि हिंद महासागर भारत का, विराट भारत का झील था। इसमें हम लगातार व्यापार कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के समय आंग्रे की जो नौसेना है वो कोई नया मामला नहीं है। बौद्ध जातक कथाओं के चित्र बोरोबुदूर में बने हुए हैं, जिसमें वास्तविक चलने वाली नावों के चित्र बने हुए हैं। ये 1434 एक पुस्तक, वास्को डी गामा कब है? 1498 या 96, कोलंबस 1496 या 98, ये 1434 है। इसमें चीन के एक जेंगहो नाम के समुद्री कैप्टन के बारे में है, जिसको मैं आपको जरूर बताऊंगी। 1434 में तो आप लोग, उसके हजारों साल से आप तो मंगोलों के, मांचुओं के, हूणों के गुलाम हो यार। आप ये जो ग्रेट वॉल को लेके इतरा रहे हो, चीन की महान दीवार किस काम के लिए बनी थी? इनके डर के मारे दीवार बना रहे थे। अरे जो दुनिया में कब प्रकट हो जाएं, कब गायब हो जाएं, इनके घोड़ों की, और घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी का जो ट्रेडिशन अभी हंगरी में बड़ी तेजी से चालू हुआ है। ओलंपिक में भी धनुष आ गया है इन्हीं के कारण। ये धनुर्धारी कौन है? पांडव हैं, भगवान राम हैं। ये हूण कौन है? जब नंदिनी को वशिष्ठ के आश्रम से ले जाने के लिए एक राजा आए, ठीक है ना, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि माता आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, आप अपनी रक्षा स्वयं कर लो, आप भगवती हो। तो उन्होंने फुंकारा, तो उनके नथुनों से जो निकले वो शक हैं, पहलव हैं, हूण हैं। रामचरितमानस तो घर घर में है, और इसको कहते हैं हूणों का आक्रमण। ये हमारे हैं, और हजारों साल से संपूर्ण यूरेशिया भारत है। इसीलिए ये इतना विराट महासागर इंडियन ओशन है, और इसमें जो हमारे नेविगेटर्स हैं, जो हमारा हाई सीज ट्रेडिंग हो रहा है महासागरों में, जो हम विराट नौकाओं में जो व्यापार कर रहे हैं, उससे सोना भारत आ रहा है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा सबने बताया। उस महमूद गजनी को मार पीट के, भारत के एक प्रमुख राजा ने उसको मार पीट के थपड़िया के वापस सब ले आए। ये किसी इतिहास की पुस्तक भी नहीं है, महाराज अनंगपाल ने। और उसके गजनी के 250 साल बाद तक भारत में कोई नहीं आया। और गजनी कौन सा है जी? गजनी गांधार प्रदेश में है ना। गांधार कहाँ है? दुर्योधन का ननिहाल। कि और कोई है गजनी कंधार? महारानी गांधारी का नैहर शैव प्रदेश। स्वयं महमूद गजनी और महमूद गोरी हिंदू माता के पुत्र हैं।
हिंदू छत्राणी के पुत्र हैं, जिस और हिंदू नरेश के छोटे से नौकर हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक छोटी सी एक रियासत झांसी की रानी को कोर्निश करती थी। अरे नौकर को राजा फाजा कैसे कह दोगे जी? नौकर सब कई बार गड़बड़ निकल आते हैं। 1947 के बाद भी जो हमारे नौकर हैं वो बहुत गड़बड़ हैं, उनको हमको ठीक ठाक करना है। ये राजवंश कैसे हैं जी? एक भी वंश में राजा को जो ज्ञान दिया जाता है, भारत के आज के एक भी राजनैतिक घराने में वो ज्ञान है? भारत के एक घराने में भी भारत का राज्य सनातन धर्म के अनुकूल कैसे चलेगा ये बताया गया है? ये तुम नौकर फोकर हो, ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो, तुमको हम ठीक कर लेंगे। मैंने एक शब्द भाषण के शुरुआत में कहा, हम सब उत्तराधिकारी हैं एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी के। इस किताब में भी थोड़ा है, अगली बार यहाँ महाराज जी ने आदेश दे दिया है बौद्धिक राजसूय के लिए विद्या केंद्र है, तब हजारों किताबें होंगी यहाँ, तब अपना वेबसाइट होगा। ये सब कुछ 2-3 साल के अंदर आप ही में से लोग आएंगे, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, हम अपने से संबंधित तथ्यों को अनुवाद करके योग संदेश में अनेक पत्रिकाओं में देश में फैला देंगे। हाँ? कौन सा बताना है? कौन सा चीज बताना है? ये दरअसल और कोई खतरा महसूस नहीं करता है। पूर्व के उदय से पश्चिम और खास करके यूरोप भयभीत हो जाता है। तो उसको बदनाम करना है तो जो अविकसित बच्चे हैं उनको क्या नाम दे दिया? मंगोल। कि मंगोल कहीं पर भी याद किए जाएं तो मतलब ये दुनिया के अंदर अविकसित लोग हैं, ऐसा इनके प्रति एक मानसिकता पैदा हो जाए। दरअसल ये चीजें अंदर अंतर्मानस में ऐसे बैठाई जाती हैं कि कभी भी मंगोल नाम आए तो घृणा पैदा हो जाए, भारत नाम आए तो अंधेरों का देश, सपेरों का देश, गवारों का देश, अज्ञानियों का देश, अभाव का देश, भूख का देश, दरिद्रता का देश। भारत की यही छवि बना दी यूरोपियंस ने। यूरोपियन लोग साजिश रचने में बहुत गुरु होते हैं, और हिंदुस्तान में भी वर्तमान में जो साजिश रचने वाले लोग हैं या साजिश रचते हैं, उसकी मूल प्रेरणा यूरोपियन खून से मिलती है। इसके पूरे के पूरे षड्यंत्र ऐसे किए जाते हैं कि कोई चीज के बारे में कोई नाम आए तो उसको बोला ऐसा उसकी प्रतिमा बना दो। आप सोचेंगे अरे रामायण महाभारत काल की बात नहीं, ये पिछले 250, 300, 500 सालों के बारे में हमको इतना गलत क्यों पढ़ा दिया गया? अरे पीछे की बात छोड़ो, हम तो जिंदा हैं, हमारे बारे में ही कितना गलत पूरे देश में बताया जाता है। हम तो जिंदा बैठे हैं यहां। लेकिन बाबा जी के पास में अथाह धन दौलत, बाबा जी के पास में चवन्नी नहीं। ये सच्चाई हिंदुस्तान के अतीत की, इतिहास की, उसकी अर्थव्यवस्था की, उसकी धार्मिक व्यवस्था की, उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था की सच्चाई अलग है। हिंदुस्तान में जो पढ़ाया जाता है वो अलग है। इसलिए हम ये मानते हैं जब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और उसको बदल दिया तो फिर बच्चों के भाव, विचार, संस्कार, मान्यताएं, अवधारणाएं, आज हमारे बच्चे क्या मानते हैं? जो भी अच्छा आया क्या हो गया? वो पश्चिम से आया, यूरोप से आया, और जो बुरा है वो हमने अपने पुरखों से पाया। तो ये जो इतनी देर तक आप सोच रहे होंगे भारत का और मंगोलों से और चंगेज खां से क्या संबंध, इसके पीछे मतलब ये है कि जिसको भी नीचा दिखाना हो उसके लिए चारों ओर से षड्यंत्र करके, और यूरोप के जो कुछ जो जिसके बारे में भी बहन बात कर रही थी कि कुछ इस तरह के साजिश फैलाने वाले लोग हैं, वो प्रायोजित तरीके इस तरह की बातें फैलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र के पीछे ये बात थी कि किसी को भी, जो दुनिया की सबसे बहादुर कौम रही, मैंने कहा आज भी एशिया में जिसका 32% जीन मिलता है उसको क्या बोलती है? मंगोल, अविकसित लोग। ये उसको रिफ्लेक्ट क्या होगा? अब बताओ मंगोल का और अविकसित का क्या मतलब है? लेकिन बोल दिया, जो भी अविकसित बच्चे हैं उनको मंगोल नाम दिया यूरोप के लोग। ये इसके पीछे की साजिश है। और
जो मैं हमेशा बात कहता हूं, ये बात समझाने में मुझे लगता है हमें 20, 25, 50 साल का वक्त लगेगा। हिंदुस्तान के हमारे वो सब मजहब के भाई, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सबको ये समझना पड़ेगा, हम सबके जो पूर्वज थे वो सब सनातन धर्मी थे, वो वैदिक धर्मी थे और एक ही परंपरा के थे, एक ही खून खानदान के थे। ये पिछले 300-500 सालों में ये जो मजहब आदि बदल करके तमाम चीजें हुई और इससे ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि हम कहते हैं कि नहीं, तो पता नहीं क्या था। मुसलमानों को अलग बहका दिया, हिंदुओं को अलग बहका दिया, जैनियों को अलग बहका दिया, बौद्धों को अलग बहका दिया, सिखों को अलग बहका दिया और हमको आपस में लड़ा दिया और अब तक लड़ रहे हैं। और अब भी जब हम अपने अतीत की बात करते हैं तब लगता है तो हम एक थे, और जैसे ही कोई दूसरा खुरापाती आता है फिर हमको लड़ा देता है। तो मेरा तो एक सपना है कि हिंदुस्तान के सब लोगों के एक बार दोबारा से जीन टेस्ट करवा के इनको बता दिया जाए भाई तुम्हारा खून एक ही है। तो फिर ये ऊपर का जो मामला हो रहा है ना, ये झगड़ा बंद हो जाएगा। तो ये एक जेनेटिक जो है रिसर्च वाला भी एक पूरा आंदोलन, मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा और इनके सब के जीन जब एक मिलेंगे तब कहेंगे हाँ ये तो है तो एक ही, फिर झगड़ा क्यों कर रहा है। तो मुझे लगता है ये काम भी पतंजलि योगपीठ को थोड़े दिनों के बाद करना पड़ेगा। दूसरा जो मैं विषय ले रही थी कि अभी भारत के सामने जो समस्याएं हैं वो बहुत उस तरह की हैं जैसे सवेरे हम लोग नहा धो के निकले, रात तक गंदे हो जाएं तो थकन हो जाए, मलिनता आ जाए, अगले दिन नहाते ही साफ हो जाए। संपूर्ण विश्व, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और संपूर्ण एशिया, भारत, चीन, जापान सहित ये लाखों साल से सभ्यता के अत्यंत उन्नत स्तर पर थे। ये पिछले 50-60 साल के रिसर्चेज में सामने आया है। कैसे आया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने हवाई जहाज और पनडुब्बी बनाई और युद्ध के कार्य के लिए वो हवाई जहाज और पनडुब्बी जगह जगह गई। तो उस हवाई जहाज और पनडुब्बी से ऊपर से बहुत सी चीज़ें दिखाई दी, जिन चीज़ों में ये दो चीज़ें दिखाई दी। एक ये, अब इसके बारे में बताते हैं, और एक ये है एयर स्ट्रिप्स। बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ने के एयर स्ट्रिप जो हजारों साल पुराने हैं, जो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में ऊपर से दिखाई दिए। दूसरा, एक ये 1000 साल पुराना सोने का एक खिलौना, ये जगह जगह से सामान उठा के ले जाते हैं ना, जैसे अपने यहाँ से कोहिनूर ले गया, मूर्ति ले गए। तो अभी 1966 तक मानते थे, इसमें लिखा है नीचे, या तो ये चिड़िया होगा या ये तितली होगा। 1966 में एक मिलिट्री का, एयरफोर्स का वैज्ञानिक वहाँ गया तो उसने जो बताया वो लिखा है, प्रीवियसली थॉट टू बी अ बर्ड, बटरफ्लाई और फिश। पहले माना गया था या तो चिड़िया है या तितली है या कोई मछली है। बाद में नोट किया गया कि इसमें इट हैज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ डेल्टा विंग जेट फाइटर एयरक्राफ्ट। जेट फाइटर एयरक्राफ्ट का ये मॉडल है, खास करके स्वीडिश साब का। तो ये आगे पुस्तक कहता है कि हमारी समस्या ये थी कि हम पुरानी सभ्यताओं से जिन चीज़ों को लेके आए उसके बारे में हम पूरी तरह ज्ञान में थे, तो हम उसको क्या बताते। अगर ऐसी कोई चीज़ हमको दिखेगी तो हम कहेंगे कि पानी का बोतल, लेकिन अगर किसी ने पानी का बोतल या कोई बोतल कभी देखा ही नहीं है तो उसको नहीं पता कि ये चीज़ क्या है। तो जब यूरोप में पिछले 40-50 साल में नए नए वैज्ञानिक प्रगति अन्य सभ्यताओं के संपर्क में हुए, तब उन्होंने उन चीज़ों से उन चीज़ों का सादृश्य देखा। ये पुस्तक केवल वैज्ञानिकों के
आर्कियोलॉजी, पुरातत्व में पाई गई चीजों का वैज्ञानिकों के द्वारा जो विश्लेषण किया गया उसके बारे में है। ये बता रहा है कि चीनी जहाज में मशीन गन था, यानी भारत के पास था। केडिया जी, आप तो झूठ बोल रही हैं। हमारे राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ब्रिटेन के उच्चायुक्त, अपने भारत के उच्चायुक्त जो ब्रिटेन में हैं, उनके यहाँ डिनर खाने जाते हैं, एक कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के युद्ध का फोटो छपा हुआ है, उसमें वो मिसाइल देखते हैं। तो कहते हैं अरे मिसाइल भारत में टीपू सुल्तान के पास कैसे? टीपू सुल्तान महारानी लक्ष्मीबाई का समकालीन, लक्ष्मीबाई जो सीरियल आया है उसमें महारानी लक्ष्मीबाई मिसाइल छोड़ती हुई दिखाई गई हैं। फिर बड़ा खोजबीन किया कि चित्र सही है गलत है वगैरह वगैरह वगैरह। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में पूरे वर्णन के साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अनेक राजनयिकों को कहा मिसाइल तो भारत ने बनाया। बोले ओ वेल इंटरेस्टिंग, लेकिन किसी को भरोसा नहीं हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम उसके पीछे गए और उन्होंने विस्तार से कहा भारत से कारीगर गए, भारत से वैज्ञानिक गए, जिन्होंने इंग्लैंड में जाके 19वीं सेंचुरी में मिसाइल बना कर दिया, जो कि अंग्रेजों ने 20वीं शताब्दी में प्रयोग किया। किसका मैं प्रमाण दे रही हूं? 21वीं शताब्दी में मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का एविडेंस दे रही हूं। एक एविडेंस और, जब अमेरिका के ट्विन टावर पर बॉम्ब गिरा, अमेरिका घबराया, तो अमेरिका ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया? भारत के साथ किया। चीन को बांधने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, अमेरिका को भारत के सेना की जरूरत है, अमेरिका को भारत के सैन्य टेक्निक की जरूरत है, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी की जरूरत है, भारत के शस्त्रास्त्रों की जरूरत है। इसलिए ओबामा जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं अमेरिका के दो मित्र हैं, हिंदू भारत और ज्यूइश इजराइल। सबकी इच्छा थी तो आज श्रद्धेय गुरुदेव से भी हमने आग्रह किया और उन्होंने सबको दर्शन देके कृतार्थ किया। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो बहन का प्रवाह चल रहा था। अभी हमें क्या बताया जाता है दुनिया में? अच्छा, कोई चीज जब होती नहीं तो पहले कोई आदमी पैदा होता है, उसका नाम होता है। उसके बाद फूड से शुरू कर देते। पहले कोई चीज होती है, पहले नाम होता है। जब रामायण महाभारत में और वेदों में जब विमान था ही नहीं तो विमान नाम कहां से आ गया भाई? हमको ये बताया विमान कब बना? हमारी पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाता बच्चों को? राइट ब्रदर्स ने 1902-3 में विमान बना। अरे उससे पहले विमान, फाइटर प्लेन और पुष्पक विमान, अब जो भी उनकी परिभाषा होगी, कि ऐसे विमान बनते थे जिनमें ये जो पेट्रोल आदि डालते हैं आजकल, इसकी भी जरूरत नहीं होती थी। इसके ऊपर कुछ आगे के भी काम यहां पर भी चल रहे हैं, उसका वक्त आने पर फिर बताएंगे। जापान पर एटम बम गिरा तो ओपेनहाइमर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जो श्लोक पढ़ा, वो श्लोक आप जरा सा बता दीजिए। वो प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। गीता का श्लोक। जो वहां प्रकाश फैला है, उस प्रकाश की कल्पना दुनिया, कम से कम यूरोप अमेरिका के किसी जगह उसके सादृश्य का कोई वर्णन नहीं है। वर्णन है भारतीय साहित्य में। इस पुस्तक में दिया है जिन ब्रह्मास्त्रों की और दुनिया भर के शस्त्रों का वर्णन है अपने रामायण में, महाभारत में, उसके बारे में इस पुस्तक में दिया है, जिसको डेवलप कर रहा है अमेरिका और रशिया। तो मैं जो कहना चाहती हूँ केवल एक चीज, भारत दुनिया की महाशक्ति
अपने अनुसार तो करोड़ साल लाख साल से है, इनके अनुसार 50,000 साल से। उसके विस्तार में अभी नहीं जा रही हूँ। इनके अनुसार, इनके अपने अनुसार भारत पर एक भी सफल विदेशी आक्रमण कभी नहीं हुआ। इस विषय पर अलग से किसी दिन। हम लोगों को क्या बताया गया है? हम 2000 साल से गुलाम हैं। इस विषय पर आज नहीं, आज का जो मूल विषय है उसको मैं ले रही हूं। और जिससे हम आक्रांत हैं, जिससे हम परेशान हैं, जिस यूरोप से, इस यूरोप के उत्कर्ष का कुल मामला 50 साल का है, 60 साल का है। 100 साल का धन इनके थोड़े से मतलब 1-8 लाख लोगों के पास 100 साल पहले अपने लोग जिसको धनी आदमी कहते हैं, ऐसा धनी आदमी, इनका राजा जिसको हम रजवाड़ा कहते हैं, इनका जो राजा है वो रजवाड़े के गैर के इक्विवेलेंट भी नहीं है। 100 साल पहले इतना सा इनके पास समृद्धि है और अब ये फिर कांप रहे हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको तथ्य दूंगी। तो हाथी को चूहे से और चींटी से डरेगा तो भी कोई फायदा नहीं। वो भले डर ले, लेकिन चूहे को तो पता है कि सामने हाथी है। काल प्रवाह में महाकाल की इच्छा से कभी मैं इसके पीठ पर रेंग गया था, ये हिला और मैं अपनी जगह आ गिरा। इनके जो मिलिट्री आकलन है, सबसे महत्वपूर्ण पिछले 100 साल में जो आकलन चल रहा है या पिछले 60 साल में, वो है मिलिट्री के दृष्टि से स्ट्रैटेजिक आकलन कि किसके पास कितने संसाधन हैं, कौन अगले 50 और 100 साल में विश्व महाशक्ति बनने वाला है। रूस का और अमेरिका का आकलन है भारत। ठीक है।